All yours. Over to you, Kunal and Aman. Go ahead. यस, तो एक बार आप लोग बताओ कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या जाना आज के जो 40-45 मिनट्स का हमने सेशन कंडक्ट किया। कुणाल वीडियो ऑफ है आपका। सॉरी। हाँ, तो कोई बता सकता है कि अभी तक आपको जो भी कुछ सीखने, एक लाइन 2 लाइन आपको जो भी अभी तक समझ में आया है, एक एक करके एक बार आप बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ें अभी तक सीखने को मिला है। कि कोई भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो हमें पता चला कि नया नया एग्जाम कौन कौन सा एग्जाम्स हम दे सकते हैं, और दूसरा वो जो डुअल जो कोर्स है वो हमें न्यू पता चला, उसके बारे में नहीं पता था कि वो 5 इयर्स का कोर्स है जो जॉइंट हम कर सकते हैं, तो उससे 1 साल की बचत हो जाएगी। एग्जैक्टली, गुड। और जो क्लास 7th क्लास 8th या 9th में है या 10th में है, उनको क्या पता चला इंजीनियरिंग के बारे में अभी तक? ये पता चला कि इंजीनियरिंग होता क्या है, वो क्यों करना चाहिए हम लोग को। उसके बाद उसको कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर जाने के बाद कौन कौन से फील्ड्स हैं, और ये सब का हमें पता चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हमें इंजीनियरिंग में करने का फायदा पता चला, मतलब इंजीनियरिंग करने का सबसे बढ़िया स्कोप, कहाँ से कर सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? चलिए, तो ठीक है, अब आप लोग का ऑलमोस्ट आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ऐसा हमारा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 1 घंटे में हम ऐसी चीज़ें बता दें कि अगले दिन आप जाके आईआईटी क्रैक कर लो या एनआईटी आपका क्रैक हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस वैसा भी नहीं है। ये जो आज का हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको चीज़ों से आप फैमिलराइज हो जाओ। चीज़ें है क्या, जेई है क्या, मेंस है क्या, एग्जाम्स कितने बार होती है, क्या पैटर्न होता है, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होता है प्रिपरेशन कैसे करना होता है। और जो मिथ है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता, उसको तोड़ना है। ये कोई भी कर सकता है। जब मेरे से हो गया ना, तो कोई भी कर सकता है, इतना मैं डैम श्योर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा, अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वैसा शार्प माइंडेड या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था अपने स्कूलिंग में। तो जब मेरे से हो सकता है, इतने विपरीत परिस्थितियों के अगेंस्ट से हो सकता है, तो कोई भी इसको डेफिनेटली क्रैक कर सकता है। ठीक है। सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जेई मेन क्या होता है, पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो जेई मेन के बारे में बता रहा था। मैंने बताया कि इसमें आपको पेपर 1 देना होता है इंजीनियरिंग, जो ईयर में 2 बार होता है, जनवरी एंड अप्रैल। इस साल थोड़ा एक्सेप्शन है, इस साल 4 बार हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है देश में कोरोना वायरस की, कोविड का स्थिति चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। बट इस साल का अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो हर साल ये जनवरी और अप्रैल में कंडक्ट होता है, साल में 2 बार। और जो 12th में अपियर कर रहे होते हैं, जिनका अगर आप देखो तो 12th का एग्जाम आप फाइनल कब देते हो, मार्च में देते हो, अप्रैल में देते हो। तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, या आपने 12th पास आउट कर लिया है तो 1-2 साल तक ये एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है। तो टोटल आपका एलिजिबिलिटी 3 साल तक का होता है। 3 बार, ये 3 मतलब टोटल 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो 3 साल तक। बट आपको आइडियली 2 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं देना चाहिए। पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपको दूसरे अटेम्प्ट में पता चल जाएगा कि क्या कमी रह गई, दूसरे अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली इंप्रूव करके निकाल लोगे, अगर आप में काबिलियत है तो। और काबिलियत डेफिनेटली बन जाती है अगर आप ट्राई करो चीजें। फिर इसमें मैंने बताया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जैसे आज हम एक लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक सेंटर पे बुलाया जाता है जहाँ पे कंप्यूटर रहेगा, और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसे आप एग्जाम में आप 10th का या 7th का 8th का एग्जाम देते होगे, तो उसमें आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एज पर यू हु वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको उसमें लिखना पड़ता है, रीजनिंग देना पड़ता है आपको, लेंथ, मतलब उसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर करना होता है। बट इसमें जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक सही या मल्टीपल, मतलब एक सही भी हो सकता है या 2 सही भी हो सकता है, वो आपको शुरू में बता देगा, मतलब जब पेपर का स्टार्ट होता है, और उसके बेस पे ही होता है।
सो अगर बात करें जेई मेन में, तो अभी टोटल आपका जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हो तो आपके स्क्रीन पे 90 क्वेश्चंस आते हैं, बट उस 90 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 75 अटेम्प्ट्स करना होता है। तो एक तरह से और रिलैक्सेशन है, मतलब आप 15 क्वेश्चंस छोड़ दो, आपको मैक्सिमम 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है। उसमें से 75 में 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 आपका मैथ का क्वेश्चंस होता है। अगर उसमें भी थोड़ा सा सेग्रीगेट करें तो उस 25 में 20 जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस मतलब कि एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होंगे। जैसे आपने केबीसी देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है और आपको 4 ऑप्शन देता है ना। तो उसी तरह से आपके इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक कोई सही उसमें से ऑप्शन होगा, तो आपको क्लिक करना होता है कंप्यूटर पे। अगर आपने सही क्लिक किया, आपका आंसर सही है, तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के। अगर आपने गलत आपका आंसर है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जिस पे आपका कॉन्फिडेंस है, तभी वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, अदरवाइज आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर टोटल मार्क्स की हम बात करें जेई मेन का, तो आप अगर देखो 75 अटेंड करना है और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स है। सो 75 into 4, सो मैक्सिमम 300 इसका ये एग्जाम होता है। इसमें लास्ट ईयर अगर देखें तो अराउंड 10 लाख लोगों ने, स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इस एग्जाम में 10 लाख लोग देते हैं और 2.5 लाख लोगों को क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, मतलब 10 लाख लोग अगर देंगे तो उसमें से 25%, 1/4 लोग जो है क्वालिफाई होते हैं जेई मेन के एग्जामिनेशन में। उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अब आप सेकेंड स्टेज में, जैसे बहुत लोग यहाँ पे गेम खेलते होंगे, तो गेम में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे आपने काउंटर कुछ भी कोई भी गेम खेला तो एक लेवल कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे लेवल में जाते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आप पहला स्टेज क्लियर करते हो, पहले स्टेज में अगर 2.5 लाख के अंदर आपका रैंक आता है तो आप दूसरा स्टेज जो है इसका जेई एडवांस, ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जेई एडवांस में आपको मार्क्स मतलब जेई एडवांस में आपको रैंक लाना ही है। अगर आप जेई मेंस में भी रैंक लाते हैं तो बेस्ड अपॉन योर रैंकिंग, अब क्या होता है कि जैसे किसी का, जैसे मैंने एग्जाम दिया, मेरा रैंक सपोज 1000 आया, कृपाल ने एग्जाम दिया, कृपाल का रैंक 500 आया, तो हमसे प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो मैंने दिया प्रेफरेंस कि मुझे जो है आईआईटी दिल्ली चाहिए, और कृपाल ने भी दिया, उनका रैंक 500 है, उन्होंने बोला कि मुझे आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस चाहिए, और मैंने भी बोला कि नहीं, मुझे आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो यहाँ पे जिसका रैंक अच्छा है उसको जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सबसे पहला जो सीट अलॉट होगा, वो जिसका रैंक कम है उसको सीट अलॉट होता है। तो इस केस में कृपाल को सीट अलॉट हो जाएगा और मुझे वेट, मतलब मेरे से पहले वाले रैंक को सीट अलॉट होगा। अगर सीट बचता है तभी जाके मुझे वो वहां पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा, नहीं तो मुझे कोई और स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ सकता है। अगर मैं ये ठान के बैठा हूं कि मुझे सिर्फ आईआईटी दिल्ली में ही जाना है, मेरा स्ट्रीम से वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी स्ट्रीम मिल जाए, मुझे सिर्फ आईआईटी दिल्ली में ही पढ़ना है, आईआईटी बॉम्बे में ही जाना है, तो उस स्थिति में मैं सिर्फ कॉलेज प्रेफर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा प्रेफर करते हैं, क्योंकि 12th से पहले बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। तो 4 साल कॉलेज में बहुत टाइम होता है आपको अपना हॉबी, अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए। आप इंजीनियरिंग अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो और उसके बाद में स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो। बट आइडियल केस ये होना चाहिए कि आपको स्ट्रीम आपका पता होना चाहिए 12th से पहले कि आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग क्यों करना है, क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है किसी को? जेई मेन अगर आप देते हो तो आपका एनआईटीज में एडमिशन होता है, जो 31 एनआईटीज मैंने बताया, हर एक स्टेट कैपिटल या उसके एक बड़े शहर में एक एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको एग्जाम, वहां पे आपका एंट्री जो है जेई मेन के स्कोर के ऊपर, रैंक के ऊपर आपका होता है। ठीक है, नाउ जेई एडवांस के बारे में मैं एक बार बता दूं। अब 2.5 लाख लोग सेलेक्ट हो गए, 10 लाख लोगों में से 1/4 लोग सेलेक्ट हो गए। इसमें से अब ये लोग जेई एडवांस देंगे, तो ये एग्जाम जो है 2 घंटे का, 2.5 घंटे का 2 पेपर होता है, या 3 घंटे का, थोड़ा चेंज भी होता है, मतलब 3 आवर्स का आप मान लो
3 आवर्स का 2 पेपर होता है एक दिन में ही। तो ये आपका एक तरह से स्टेमिना भी चेक करता है कि आप 6 घंटे बैठ के एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, पहला जो एग्जाम हो 3 घंटे का होता है, दूसरा जो एक ही दिन में एक एग्जाम होगा 3 घंटे का, 1 या 1.5 घंटे का गैप होगा, फिर दूसरा एग्जाम होगा, और इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं। बट इसको कंडक्ट कौन करता है? तो इसको कंडक्ट आईआईटी ही करते हैं, जो रिनाउंड आईआईटीज हैं, जो पुराने 7 आईआईटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, ये आईआईटीज जो मिलके ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सो इसमें आइडियली अगर आपका रैंक 15,000 20,000 के अंदर है तो आपको मतलब 2.5 लाख लोगों में आपने एग्जाम दिया और आपका रैंक, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, आपका रैंक अगर 20,000 के अंदर है तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है, जो आपके 23 आईआईटीज है। और साथ में इसके अलावा 5 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है। जैसे एक मैं इंस्टीट्यूट से काफ़ी प्रभावित हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जेई मेन क्लियर करना होता है, देन जेई एडवांस में आपको 100 रैंक के अंदर लाना होता है। ठीक है, आपका रैंक अगर विद इन डबल डिजिट है, 100 के अंदर है, तभी आप आईएससी बैंगलोर में आपको एडमिशन मिलता है। और यहाँ से जो लोग निकलते हैं एक प्रॉपर रिसर्च माइंडेड साइंटिस्ट बन के लोग निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आया कि जेई मेन क्या है, एडवांस क्या है? कोई बता सकता है? यस सर। गुड गुड, ठीक है सर कुछ पूछना भी है। हाँ पूछो पूछो। यस सर जेई मेंस का फेल्योर फील्ड क्या क्या है? जेई मेन में सिलेबस, जैसे मैंने दोनों का बताया, सिलेबस आपका 11th एंड 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। जो जेई मेन होता है, मेन में आपका क्या होता है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो सिर्फ इस बेस पे पूछते हैं कि आपको सिलेबस पता है। मतलब आपने 11th 12th सिंसियरली कंसिस्टेंटली आपने 11th 12th पढ़ाई की है तो आप जेई मेन क्रैक कर लोगे। मतलब आपने सिंपल अगर एनसीईआरटी भी अगर कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, तो आप जेई मेन में एक अच्छा रैंक ला सकते हो। बट जो जेई एडवांस होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आपने जो सीखा, आपका जेई मेन में क्या होता है कि आपने क्या सीखा, कितना सीखा, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसके ऊपर आपको आंसर करना होता है। बट जेई एडवांस में आपने जो सीखा उसको अप्लाई कैसे करोगे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं। बट दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 11th और 12th यही सिलेबस होता है, इससे ज़्यादा इससे कम और कुछ नहीं होता। होप आई एम क्लियर अमन? सर मैंने पूछा कि अगर मेरा जेई मेंस में या जेई एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ? ओके, इसके ऊपर हम आएंगे, इसके ऊपर कृपाल गौरव विशेष करके आपको चीज़ें बताएंगे कि आपके लाइफ में प्लान बी क्या होना चाहिए। बट अभी इस पे फोकस करते हैं, जेई पे फोकस करते हैं। आप अभी से मत सोचो कि आपका नहीं होगा, आप ट्राई करो, 1-2 अटैम्प्ट दो। अगर आपका रियली इंटरेस्ट है जेई में तो दो, बट फोर्स भी नहीं है, मतलब फोर्सफुली किसी के कहने पे, किसी पेरेंट्स के कि नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपका अगर दिल से इंटरेस्ट आए कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तभी आप एग्जाम दो। अगर नहीं आएगा तो बहुत ऑप्शन है, बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। यस सर। और किसी को डाउट जेई एंड जेई एडवांस को लेके? चलो ठीक है, नाउ मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैसे प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले, आई नो कि क्लास 7th में 8th में हमारे पास उतना सेंस नहीं होता है, हमारे पास उतना जानकारी नहीं होता है जिससे हम अपनी इंटरेस्ट या हमें लाइफ में क्या करना है ये पता चल जाए। बहुत लोगों को इवन कि 60 पे 50 के उम्र में जाके पता चलता है कि उनको जिंदगी में करना क्या है। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि आखिर लाइफ में करना क्या है। बट डेफिनेटली अगर आप ट्राई करोगे, लोगों से बातें करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपका इंटरेस्ट, आपका इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं डेवलप होगा। तो अगर आप ऐसे ही करते हो, जैसे आपने ये सेमिनार आज अटेंड किया, वेबिनार अटेंड किया,
ऐसे 1-2 और अटेंड करते हो, लोगों से बात करते हो, सीनियर से बात करते हो, खुद रिसर्च करते हो गूगल पे, तो आप अगर करते हो कि इंजीनियर क्यों बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो पहला चीज आपको यही करना है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको इंजीनियर बनना है और क्यों बनना है। ठीक है, ये सबसे पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया, आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे छोटे उम्र में ये चीजें डिसाइड करना, बट अगर आपने कर लिया ये चीज तो समझ लो कि आपका लाइफ सॉर्ट आउट हो गया। आप जो है ना फिर 2 या 3 साल प्रिपरेशन करोगे, 4 साल इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग के बाद जॉब करो, रिसर्च करो, MBA करो और किसी फील्ड में आप PhD करो, आपका लाइफ सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि आपने अपने उम्र में आपने खुद एक डिसीजन लिया था, आपका वो खुद इंटरेस्ट था कि मुझे इंजीनियर बनना है, ये आपने डिसाइड कर लिया था और आपका वो खुद का निर्णय था। तो आप कभी भी, आपको एक होता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो चीज नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये है, टफ है बट आप डिसाइड करो कि आपको इंजीनियर क्यों बनना है, और अगर आप ये डिसाइड कर लिया तो बाकी तो कर ही लेंगे। ठीक है, दूसरा इसी से मिलता जुलता है, जैसे एक चीज होता है, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं या कुछ एथलीट हैं, या अगर आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत, उनको बुक पढ़ने की आदत है, वो रीडर बन जाते हैं, एविड रीडर बन जाते हैं। तो आप अगर देखोगे तो वो अपने आप को जब इंट्रोड्यूस, जैसे मैं लास्ट अपने आप को 5-6 साल से जब भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, आज मैं शायद भूल गया हूँ, मैं जब भी इंट्रोड्यूस करता हूँ तो एक चीज जरूर बताता हूँ कि मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ, मैं बहुत योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब मैं बोलता हूँ तो मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या अपनी एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ। और मतलब मुझे ये चीज, आपको पता होगा कि हमारा ब्रेन जो है ना, 2 पार्ट होता है ब्रेन का, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब कि आज हम ये अटेंड कर रहे हैं, खाना खाएंगे, इसके बाद ये करेंगे, मूवी देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये सब कॉन्शियस माइंड में होता है। सब कॉन्शियस होता है, जैसे आप सुबह उठे और ब्रश आपका ऐसे आ गया, आप ब्रश कर रहे हैं, तो वो सब कॉन्शियस हुआ, आपको ज्यादा कुछ एनर्जी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये बोलते हो कि आप जेई एस्पिरेंट हो, आपका आइडेंटिटी क्या है कि आप जेई के एस्पिरेंट हो, आप जेई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये अगर आइडेंटिटी बना लेते हो तो डेली सुबह उठोगे, आप अपना आइडेंटिटी पूछोगे मैं कौन हूं, तो आपको पता चलेगा, आप बोलोगे अपने आप से कि मैं एक जेई एस्पिरेंट हूं। ये अगर डेली आपको, अगर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ये आपको डेफिनेटली देगा। सुबह सुबह जब भी आप उठोगे पूछोगे मैं कौन हूँ, आप अगर बताओगे, आपका आंसर अगर ये होता है कि मैं जेई एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा मतलब दावा है कि आप डेफिनेटली उसके बाद सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई, आप खुद पढ़ोगे, खुद आपको चीजें समझ में आ गई कि क्या पढ़ना है, क्या कमी है, कहाँ पे मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कहाँ पे कम मेहनत की जरूरत है। ठीक है, ये 2 मेन थोड़ी सी फिलोसफिकल चीजें हैं, ये मैंने बताई। नाउ आते हैं टेक्निकल चीज पे। टेक्निकल में आपको सबसे पहले तो अपना जो 11th एंड 12th का सिलेबस है उसको कवर करना होता है, और आपको सीरियसली कवर करना होता है, कुछ मिस नहीं करना होता है। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता पूछना होता है, सीनियर से, टीचर से, अपने मेंटोर से पूछना होता है। आपको सबसे पहले 11th 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सिलेबस कंप्लीट करना होता है। साथ में ही आपको थियोरेटिकल के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जेई जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछता है, यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको उसको लिखने के लिए नहीं बोलेगा, उसके एप्लीकेशंस, उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपके मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, नाउ आपको इसके बाद में, जैसे आप अगर एक चैप्टर, जैसे अगर आप 10th में हो, अभी आपने स्टार्ट किया 11th का, 10th आपने पास कर लिया, 11th स्टार्ट किया, आपने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने, तो उसके ऊपर, उससे प्रीवियस ईयर में आईआईटीज में क्या क्वेश्चंस पूछा था जेई में, आप मॉक टेस्ट दोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है, आज के युग में एक, जैसे हम टेक्नोलॉजी से इतने जुड़े हुए हैं, तो हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं कोविड के सिचुएशन में, इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, एक अकाउंटेबिलिटी क्लब खोलने का। जैसे ये सर ने एक यहाँ पे एक छोटी सी सेशन ऑर्गेनाइज की, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि कौन कौन से लोग एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो उन लोगों का एक छोटा आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। रात को आप ऐसे ही गूगल जो फ्री के आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप 1 घंटे 2 घंटे आप लोग अपना वीडियो ऑन करके 2-2 घंटे सेपरेटली आप पढ़ सकते हो। तो इससे एक अकाउंटेबिलिटी आएगा। आप अगर देखोगे सामने वाला सीरियसली पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ोगे। तो ये इसका बहुत लोग आज के युग में, मेरे भी बहुत कुछ लोग मेरे घर में नीस हैं या मेरे नेफ्यू हैं जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, इस अकाउंटेबिलिटी क्लब से बहुत हेल्प मिल रहा है उनको। और लास्ट, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको डेली एक स्मॉल एफर्ट्स आपको लगाना होगा। आपका ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई की और अगले दिन आपने सोचा कि कल मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिया है, अब मुझे 2-3 दिन नहीं भी पढ़ूँ तो काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट 2 साल या 3 साल, आपका जितना मतलब आपने अपने काबिलियत के हिसाब से आप 2 साल 3 साल आपको सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका डेफिनेटली जेईई क्रैक होगा और आप देश के जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं, आईआईटीज एनआईटीज में आपका डेफिनेटली एडमिशन वहाँ पे मिलेगा और आपका करियर काफ़ी सही रहेगा आगे। तो मुझे यहीं तक बोलना था। नाउ कृपाल गौरव आपको बताएंगे कि यही लाइफ नहीं है, ठीक है, प्लान बी भी होना चाहिए। अगर आईआईटीज जैसे किसी का क्वेश्चन था कि सर अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, मुझे आईआईटीज नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो एक बार मैं कृपाल गौरव को इनवाइट करना चाहता हूं, अगर उनको कुछ इसके ऊपर और टिप्स देना है कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या प्लान हो सकते हैं तो हाँ, तो इसमें कुछ कुछ फंडा है। सबसे पहले जो लोग 10th में हैं या 10th से पहले सपोज 8, 9, 10th के हैं उनके लिए, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें। और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फंडा है। फंडा ये है कि जैसे मेरा है स्टोरी कि अगर सपोज आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना सही नहीं है, पेरेंट्स आपके कोचिंग पे उतना खर्च नहीं कर पाएंगे, तो मेरा यह है कि मतलब बहुत सारे कोचिंग होते हैं कि सपोज फिटजी, तो फिटजी का एक एक वो होता है, एग्जाम होता है फॉर्चुनेट 40, ठीक है। तो फॉर्चुनेट 40 होता क्या है कि फिटजी के हर एक सेंटर से 40 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और उस 40 स्टूडेंट्स को सारा कुछ मतलब एजुकेशन फ्री फ्री में होता है, प्लस उनके रहने खाने सब कुछ एकदम फ्री 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 की कोचिंग होती है और पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है। और उसका उसका लाभ मुझे भी मिला है, ठीक है। तो उस केस में हुआ क्या कि मतलब पेरेंट्स के तरफ से पेरेंट्स पे कुछ भी प्रेशर नहीं आया और इंजीनियरिंग का जो बेस्ट क्वालिटी मतलब प्रिपरेशन हो सकता है उस चीज का फायदा मुझे मिला। तो जो 8, 9, 10th के हैं वो थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इस सब पे ध्यान दे देंगे तो फिटजी हो गया, आकाश हो गया और इस तरह के और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इवन पटना में भी बहुत सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग भी स्कॉलरशिप्स का एग्जाम करवाते हैं और उनसे भी आपको अच्छा खासा हेल्प मिलेगा, ठीक है। 100% फी वेवर नहीं मिला, लेकिन लेट्स से कि अगर 50% भी मिलता है तो आपके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो ये था 8, 9, 10th के लिए। अब जो लोग 11th और 12th में हैं, वो जो लोग उस चीज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या? तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 10th तक बच्चे जनरली होता क्या है कि टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि सर ये चीज पढ़ाएंगे तो हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, है ना। जो 10th के बाद जो चीजें बदलती है वो ये होती है कि जब तक मतलब ये कॉमन पैटर्न है कि 10th के बाद जो बच्चा स्वाध्याय नहीं करेगा वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं करेगा। स्वाध्याय का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी, ठीक है, मतलब खुद से पढ़ना। खुद से पढ़ना, इसका छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज एक क्लास होने वाली है मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो पता है कि आज मेरे क्लास में इस टॉपिक पे पढ़ाई होने वाली है, तो अब ऐसा नहीं कि वेट करेंगे कि सर इसके बारे में पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं, खुद से थोड़ा सा उस चीज के बारे में देख करके, या अब तो इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, उससे थोड़ा सा समझ करके
एटलीस्ट उस टॉपिक से थोड़ा बहुत फेमिलियर हो करके जाना है। तो उससे होगा क्या कि प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। और उसके बाद क्लास खत्म होती है तो अब ऐसा नहीं कि कोई होमवर्क चेक कर रहा है और ये सब, मतलब सारा का सारा अकाउंटेबिलिटी, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो या आपके कोई मेंटोर हैं, उन पे जिम्मेदारी नहीं होती है कि आपको इंजीनियरिंग का मतलब एग्जाम को पास कराने का, बिल्कुल नहीं। वो सारी की सारी जिम्मेदारी आप पे होती है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेगा उसके उसके सक्सेस का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस। 11th-12th में जनरली होता क्या है कि कोई अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनको बोर्ड का एग्जाम देना होता है, तो उसके लिए पढ़ाई का पैटर्न एक अलग होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया और उसका एक लॉन्ग आंसर लिखना है। और सपोज ऐसा एक मेंटेलिटी होता है कि अगर एक एक बित्ते का आंसर होगा तो मार्क्स तो मिल ही जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल जाएगा। बदलना क्या है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही सफिशिएंट नहीं है, ये चीज ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ होता क्या है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और उसमें उसमें अपने आप को मतलब आंकना कि सपोज अगर 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो हमारा कितना मार्क्स आया, कट ऑफ कितना है। और उसमें होता क्या है कि सपोज अगर हम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किस पर्टिकुलर टॉपिक में लैग कर रहे हैं, तो ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। और इसको एक शब्द में कहें तो वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। मतलब टाइम टू टाइम इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। कि सपोज अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जेई का एग्जाम दिए और वहां के बाद मतलब एग्जाम में अच्छा किए या खराब किए, और उसके बाद अगर अगर रैंक नहीं आया तब फिर इंट्रोस्पेक्शन चालू हुआ कि अरे यार इस ये वाला टॉपिक मेरा कमजोर था। नहीं, प्रैक्टिस करते वक्त अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मेरा मेरा टॉपिक वो कमजोर है, उसमें प्रैक्टिस नहीं है, तो ये टाइम टू टाइम इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। और उस इंट्रोस्पेक्शन के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि टेस्ट सीरीज है क्या। तो टेस्ट सीरीज ये है कि सपोज अगर आप किसी कोचिंग के पार्ट हैं या अलग से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो गौरव उसमें होता क्या है कि गौरव गौरव हाँ। एक सेकंड होल्ड करना। मैं बच्चों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ, हम्म। ध्यान देना। आप लोग ये देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत चीज इस वेबसाइट पे, जब आने दो वेबसाइट, सबको दिखाई पड़ रहा है वेबसाइट? यस सर। यस सर। अगर बान प्रेस पे जाओगे और रिसोर्सेज Yes, क्लिक sir. करोगे, banpress.org रिसोर्सेज, तो ये हो जाता है नोट 23। इसमें ऊपर में दो तीन चीज दिया हुआ है लिंक, जी प्रिपरेशन यूट्यूब वीडियोज बाय आईआईटी प्रोफेसर्स और ऑल डाउनलोड्स फॉर जी, ये सब इंस्टीट्यूट का है। इसको मैंने खोल रखा है, तो इसमें जाओगे तो ये सब है। और ये अलग अलग चैनल है, जैसे बायोलॉजी का अलग चैनल है, केमिस्ट्री का अलग चैनल है, मैथ्स का अलग चैनल है, फिजिक्स का अलग चैनल है। और हर एक चैनल में कम से कम 100-200 वीडियो है। तो ये आपको फ्री में अवेलेबल है, और यहाँ लिंक दिया हुआ है। कोटा वालों लोगों ने ये सभी कुछ अपलोड कर दिया है, और ये भी दिया हुआ है। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सॉल्व पेपर भी कर सकते हो, जो गौरव बोल रहा है मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। तो ये सब रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखा है। तो अगर आपको इच्छा हो या आपके दोस्तों को या किसी को भी, तो आप ये लिंक भेज सकते हो। ये भी मैं चैट विंडो में डाल देता हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हो। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। गौरव, अब है मैं कंक्लूड करना पड़ेगा अगले 15 मिनट में। ठीक है। मैं बंद ठीक करता है। हूँ शेयरिंग। गो हेड गौरव। हाँ,
तो टेस्ट सीरीज के बारे में गूगल सर्च करके अच्छा से पता मतलब पता चल सकता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आर्काइव। आर्काइव होता क्या है कि अभी तक हिस्ट्री में जो जो सवाल पूछे गए हैं, है ना, कि सपोज जेई के एग्जाम्स में जो जो कंसेप्ट पूछे गए हैं, उससे पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उसका प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आईआईटी जेई क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूरी है। उससे होगा क्या कि उसी पैटर्न पे या उस लेवल के मतलब सवाल आएंगे, और वो फिर सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे टिप्स थे। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो कभी भी कोई भी ईमेल या फोन या व्हाट्सएप पे पूछ 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 सकते हो, या अगर मतलब अलग से, तो इस पे ज्यादा क्या कहते हैं, डिटेल में चर्चा हो सकती है। अब क्या है कि अगर इंजीनियरिंग नहीं तो क्या, ठीक है, तो मेरा एक पर्सनल मतलब क्या कहते हैं एडवाइस है कि ट्राई करना है कि पहले ही अटेम्प्ट में हो जाए तो बेटर है। वर्स्ट केस में सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन वो कंप्लीटली अवॉइड करना है। अगर हाँ, अगर थोड़े थोड़े से, 1 सेकेंड, हाँ, अगर पहले अटेम्प्ट में थोड़े से मार्क्स के लिए चूक गए तभी सेकंड सेकंड अटेम्प्ट लेना है। ऐसा नहीं कि पहले अटेम्प्ट में एकदम से 6,45,484 रैंक आया है, और उसके बाद अभी भी मेरे अंदर जोश है कि नहीं एकदम करना है तो इंजीनियरिंग ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ही सब कुछ है। मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है कि सेकंड या थर्ड या मतलब ऐसे ऐसे अटेम्प्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़े। पहले अटेम्प्ट में ही अच्छे से प्रिपेयर करके और पहले ही अटेम्प्ट में अच्छे से एक 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 मतलब अच्छा रैंक लाना है, और उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर सपोज बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, एवरेज रैंक आया, और आईआईटी या किसी अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पे भी एडमिशन मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ाई हो, प्रोवाइडेड कि वो कॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये था, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी अगर आप लोग 8, 9, 10, 11, 12 में है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा ब्रांच सही होता है, कौन सा ब्रांच खराब होता है। कोई भी ब्रांच मतलब क्या कहते हैं अच्छा या खराब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग एक हमारे लाइफ में जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व करने का, उसको करने का एक टूल है। और कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ ये जो है कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम है, या ये जो है सिविल का प्रॉब्लम है। मतलब होता क्या है कि प्रॉब्लम एक मिक्स होता है कि हाँ उसमें कंप्यूटर साइंस का भी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे मैकेनिकल का भी जरूरत पड़ेगा। तो आप किसी भी ब्रांच के हैं, हर एक चीज का यूटिलिटी है और हर एक चीज में स्कोप है। ठीक है, तो ज्यादा ब्रांच में अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे दिमाग लगाना है। फिर लास्ट टॉपिक आई थिंक कि इंजीनियरिंग नहीं तो क्या। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर एक लाइटर नोट पे अगर बात बात किया जाए, तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हुए रियलाइज करते हैं कि उनको यूपीएससी क्रैक करना है। तो इंजीनियरिंग में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इंजीनियरिंग किया हुआ यूपीएससी में अच्छा रैंक ला ला रहा है, इंजीनियरिंग किया हुआ एमबीए कर रहा है, इंजीनियरिंग किया हुआ बैंक में जा रहा है, इंजीनियरिंग किया हुआ और भी बहुत सारे फील्ड्स में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने अगर गलती से इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया है तो वहीं पे लाइफ एंड होता है, बिल्कुल नहीं। हर एक स्टेप पे, और इंजीनियरिंग में इनफैक्ट ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मतलब आपको बाद में अगर कुछ भी रियलाइज हुआ कि हाँ आपका लाइफ गोल तो कुछ और है, या आपको कुछ और करना है, तो उतना भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि इंजीनियरिंग करना आसान है। ठीक है, बहुत ही इजी है।
और इंजीनियरिंग करना आसान होने के साथ साथ इंजीनियरिंग में हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, इंजीनियरिंग के अलावा बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंजीनियरिंग थोड़ा सा कूल है। इंजीनियरिंग अगर ऑप्शन नहीं चूज करना है तो डिफेंस है, गवर्नमेंट जॉब है, डिफरेंट प्राइवेट जॉब है, एमबीए है, किन्हीं को बाहर में स्टडी करना है, डीयू है, कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस पे हम लोग वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग ही फाइनल गोल है। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं कि अगर सपोज आपको हिस्ट्री में पीएचडी करना है और उसके बाद लेट्स से कि प्रोफेसर बनना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हो गई है। कुणाल, अगर कुछ छूट गया है तो ऐड किया जा सकता है, और शिव कुमार सर अगर कुछ छूटा है तो आप भी ऐड मतलब कर सकते हैं। मेरी तरफ से डन है कृपाल। मेरे एक बार लोगों का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर किसी का कुछ डाउट और भी बाकी रह गया तो। हमने हाँ। ट्राई तो किया है कि सबकी डाउट्स को हम क्लियर करें, बट स्टिल अगर किसी के पास कुछ डाउट है, कोई और भी फर्दर क्वेश्चन है, तो आपके पास 5 मिनट और है। आप एक बार अपनी डाउट्स और हाँ। क्लियर कर लो। मैंने स्लाइड्स जो है सर को शेयर कर दी है, और वो आप लोगों को डेफिनेटली शेयर कर देंगे। सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं केवल यही बात था, बच्चों को क्वेश्चन है, किसी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। सर जेई एडवांस में 2,500 बच्चे में से कितने सिलेक्ट होते हैं? 2.5 लाख, आई थिंक 2.5 लाख जेई में आपका यस सर, 2.5 लाख में से कितने? 2.5 लाख में जो रैंक है, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, मतलब कुछ रिजर्वेशंस भी होते हैं, वो आप इस फोरम में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, तो आप देख सकते हो। आप ऐसे ब्रोशर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है। बट अगर आप एक ओपन कैटेगरी के हो तो आइडियल केस ये है, लास्ट टाइम का मैं रैंक देख रहा था तो 18,000 के आसपास तक आईआईटी पटना मिला था। आईआईटी पटना में जो जियो साइंस करके एक नया ब्रांच खुला है, वो मिला था। तो आइडियल केस ये है कि आप विद इन 10,000 के अंदर रैंक लाओ तो आपको एक डिसेंट आईआईटीज में डिसेंट ब्रांच मिल जाएगा। आप 20,000 के अंदर लाते हो तो आपको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, स्ट्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बियॉन्ड लाते हो तो फिर बेटर है कि आप, अगर आपका एनआईटीज में मिल रहा है उससे अच्छा, तो आप फिर एनआईटीज प्रेफर कर लो। जैसे यहाँ पे कृपाल गौरव हैं, इनको भी आईआईटीज मिल रहा था, बट उस टाइम इनको लगा कि नहीं, जो आईआईटीज मिल रहा है, जो स्ट्रीम मिल रहा है, उससे अच्छा कंप्यूटर साइंस एनआईटी अगरतला से किया जाए। तो वो आपको उस टाइम आपको अपने मेंटर से, अपने सीनियर से डिस्कस करके वो वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा कि मतलब आप किसी आईआईटीज में कोई ऐसे ब्रांच में जाओ जिसका आपको इंटरेस्ट ना बने, या किसी एक अच्छे एनआईटीज में जाओ अच्छे ब्रांच के साथ, तो वो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच में कितना टाइम है? वन बाय वन। एक और अमन है, वो उनको कुछ पूछना है। सर वो मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी मेरा भाई एक जी का एग्जाम दिया था, तो उसमें 67 उसके मार्क्स आए थे, और सम कितने चाहिए, शायद 90 मार्क्स कुछ चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो 67 उसको मिला था। अभी 17 जुलाई को फिर उसका एक एग्जाम है वेब जी, बंगाल जॉइंट वाला, वो फिर वो देने जा रहा है सिलीगुड़ी में। तो उसमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे उसको, और क्या कैसे क्वालिफाई करेगा, उसके लिए कुछ सजेशन टिप्स। सो देखो, ये इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। अगर आप लिखोगे कि वेस्ट बंगाल, इंटरनेट पे आप लिखो वेस्ट बंगाल WJE कट ऑफ, सिंपल ये लिखो, तो आपको पता चल जाएगा कितना स्कोर का कट ऑफ, कितने पे लोगों को कॉल करता है। बट डेफिनेटली आपके मार्क्स के साथ आपका रैंक देता है, और आपके रैंक के बेस पे ही आपको अलॉटमेंट होता है सीट का। तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अपना बेस्ट देने के लिए। आपको अच्छा से अच्छा रैंक लाना चाहिए, सो दैट आपके पास नेगोशिएशंस का आपके पास वो रहे, मतलब आपके पास एक नेगोशिएशंस का आपके हाथ में ये चीज़ें रहे कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। अगर आप सपोज WBJE दे रहे हो, आपका रैंक विद इन 500 आया, तो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रेफर कर सकते हो, शिवपुर यूनिवर्सिटी में एक अच्छा ब्रांच प्रेफर कर सकते हो। बट आपका रैंक ही अगर 10,000 के आउट जाता है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा नेगोशिएशन करने का। आप वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज जो आपको मिलेगा, उसी के साथ आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा।
ओके आई सर। होप क्लियर होगा अमन। यस सर। अब बाकी ये टेक्निकल चीज आप नेट से देख सकते हो, इसमें छोटा मतलब WB JEE करोगे कट ऑफ स्कोर करके तो आपको मिल जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं और को कुछ पूछना है? क्या कुणाल जी ये बात बच्चे जान सकते हैं कि अभी स्ट्रीम सबसे बढ़िया कौन है, किसमें जॉब ज्यादा मिलेगा, या कौन आगे आने वाले 30 साल तक कौन स्ट्रीम बढ़िया रहेगा? डेफिनेटली सर। हाँ, इसका इसका आंसर हम करना चाहेंगे। हाँ कुणाल जी, तो कृपाल जी, क्या कुणाल जी से मैं ये जान लूं? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सर, मेरा ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि मैकेनिकल एवरग्रीन है, इलेक्ट्रिकल एवरग्रीन है, सिविल एवरग्रीन है, करना चाहिए। बट डेफिनेटली सर 6 साल से मैं जब ऑटोमोटिव फील्ड में हूँ तो मैंने बाहर की कुछ दुनिया देखी है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ या फिर आने वाले कुछ 20-30 साल अगर देश का देखूँ, तो उसमें सर अगर आप देखें जो ये अभी कोविड के चलते बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर आए, तो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हम कितना जल्दी सर ये इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब अगर ये नहीं होता तो आई थिंक हम बात ही नहीं कर पाते अभी तक। तो इसमें सर कंप्यूटर साइंस ने एक बहुत, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल तक अगर आप कंप्यूटर साइंस एक अच्छा डिसेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हो, सीरियसली करते हो, तो आपका डिमांड इस कंट्री में कभी मतलब कभी कमी नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से अभी टॉप पे कंप्यूटर साइंस, देन सर डेटा एनालिसिस जो कि आप कोई भी ब्रांच से आप कर सकते हैं, मतलब वो एक पार्ट है, एंड देन सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो टॉप सर कंप्यूटर साइंस मेरे तरफ से, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई कैन ऑल्सो से सर, देन सम स्ट्रीम रिलेटेड टू डेटा साइंस जो कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी कवर होता है। उसके बाद सर ये जो एवरग्रीन ब्रांच है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, इसको प्रीफर कर सकते हैं सर। बट सर अगर हाँ लॉन्ग रन में देखें, अगर आप 30 साल तक, अगर जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कृपाल एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, बट 30 साल मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, 30 साल कृपाल एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हैं, तो अल्टीमेटली 30 साल के बाद में हम दोनों का जो पोजीशंस होगा ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, वो सेम होगा, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बनता है सर। तो आई होप सर क्लियर होगा। हाँ क्लियर। हाँ, इसमें इसमें थोड़ा सा एक मिथ है कि मेरा ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस ही है, और इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं कि कंप्यूटर साइंस बेस्ट ब्रांच है। क्यों? ऐसा ऐसा इसलिए कि मतलब कोई भी किसी भी ब्रांच से हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर सपोज किसी को मैकेनिकल मिल रहा है या सपोज किसी को सिविल मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाएगा कि यार अब सिविल मिल गया है और मेरा लाइफ तो हेल है, क्योंकि इसके बाद कुछ कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो और चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो। इनफैक्ट अगर कोई किसी भी मेरे साथ जो मेरी कंपनी में काम करते हैं, वो बायोटेक से PhD हैं, और वो कंप्यूटर साइंस वाला भी काम कर रहे हैं, और वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट डोमेन फिनांस में काम काम करते हैं, जो कि सिंपली अगर समझा जाए तो कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है, या सपोज अगर समझा जाए तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ पहले 1 साल तक कुछ ऐसा दिख जाए कि हाँ कंप्यूटर साइंस का है तो प्लेसमेंट हो गया और ऐसा कुछ हुआ। लेकिन मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस होते हुए भी इकोनॉमिक्स के टर्म्स समझने पड़े। इकोनॉमिक्स के अलावा सपोज जापान में इस पर्टिकुलर बिजनेस में क्या हो रहा है, उस चीज को समझना पड़ा। तो फिर वहां पे ब्रांच मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इंजीनियरिंग माइंड, और वो किसी भी ब्रांच में पॉसिबल है, और किसी भी ब्रांच का हो वो कंप्यूटर साइंस जॉब ले सकता है। तो अगर कोई भी ब्रांच मिले उससे दुखी नहीं होना है। और ये एक मिथ है, अभी के समय में एक होड़ है कि कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच मिला तभी आगे का लाइफ सिक्योर है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर इसको क्लियर करना चाहे तो, जैसे सपोज अगर कुणाल है तो अभी उसको भी पाइथन सीखना है, और मतलब मैकेनिकल का बहुत कुछ चल ही रहा है, तो मतलब अभी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी ब्रांच हो। थैंक यू कुणाल और कृपाल। और किसी हम्म। कोई प्रश्न है? नहीं तो पहले मैं कृपाल और कुणाल को बहुत बहुत
शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी तैयारी करके हमारे लिए इसने काफ़ी समय दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी सुनने वाले हैं उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, कम से कम अवेयरनेस तो हुआ है। और जैसा मैंने अपने वेबसाइट पे दिखाया, बहुत सारा चीज़ें आज के दिन में फ्री है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है खोजने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर इंफॉर्मेशन सबको मिल रहा है तो सफल वही होगा जो इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। चूंकि डाइनिंग टेबल पे खीर रखा हुआ, इसका मतलब नहीं कि खीर आपके पेट में चला गया, आपको उठ के खीर खाना ही पड़ेगा। तो वो मेहनत आपकी जिम्मेदारी है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इसके बाद अगर किसी कोई प्रश्न है तो आज बहुत देर लगा हमें, हम दोनों वीडियो को, पहला सेशन और दूसरा सेशन को यूट्यूब पे डाल देंगे, और जितने भी हमारे ग्रुप हैं, जैसा मैं हर एक बार करता हूं, उसको मीटिंग नोट में लिंक हम भेज देंगे। अगर किसी को और कोई प्रश्न है तो कृपाल और गौरव को थैंक यू कहते हुए हम सेशन बंद करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, हमें भी सर अच्छा लगा। थैंक यू कृपाल, थैंक यू गौरव, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक्स, बाय।